हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉन्ट बाय सौरभ सर यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए कुछ और बेहतर करने के लिए मैं ये प्रयास करते रहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया करूँ, कुछ बेहतर करूँ। और इसी प्रयास में आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर जो लाया है वो है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। देखिए, लाइव Q&A सेशन जो है ये यूट्यूब पर तो नहीं होता, एक दूसरे ऐप है जूम में जहाँ पर मैं ये कंडक्ट करता हूँ, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ। तो आज पहला सेशन हुआ था, ठीक है, जिसका रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया था ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट हो। क्योंकि होता ये है कि सब लोग जो है लगभग 90% लोग सेम प्रॉब्लम से ही जाते हैं। किसी के जीएस के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई बच्चा बोल रहा है कि 120 से 160 तक मैं कैसे जाऊं। तो सारी क्वेश्चंस के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो कैसे क्रैक किया एग्जाम को, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं, अपना सकते हैं कि कैसे अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करें। और अगर आप भी लाइव सेशन का पार्ट होना चाहते हैं जो कि अगले हफ्ते होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएं। चलिए, इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये वीडियो को मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया, एज इट इज जैसा था 40 मिनट का मैंने उसको एज इट इज डाला हुआ है, ताकि सारी चीजें समझा जाए कि बच्चे वहां पे क्या डाउट पूछ रहे हैं, क्या आंसर्स हैं। ठीक है, कुछ भी मैंने एडिटिंग इसमें नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट। जीके यस सर। क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये अपना एजेंडा रहने वाला है। जीके में तुम्हारा नंबर कम आ रहा है सर मतलब पढ़ना बोरिंग सी लग रही है बहुत। जीके में। जीके यस पढ़ाई नहीं सर। हो रहा है। कहाँ से पढ़ रहे हो जीके? यस सर, लूसेंट बुक से पढ़ रहा हूँ। ल्यूसेंट से ना? तो ल्यूसेंट तो बढ़िया बुक है। देखो, आइडेंटिफाई सर करो उसमें सबसे सर पहले ना। उसमें जटिल हिंदी, सर उसमें जटिल हिंदी लिखी पड़ी है, मतलब कुछ ज्यादा ही तगड़ी हिंदी लिखी पड़ी है उसमें। कौन से मीडियम में एजुकेशन हुआ है तुम्हारा, इंग्लिश की हिंदी? सर हिंदी में। हिंदी में। अच्छा, यस सर। तो देखो थोड़ा सा इंग्लिश वाला बुक भी पढ़ लो, क्योंकि अगर एसएससी क्वालिफाई करना है, एसएससी सिलेक्ट करना है, तो इंग्लिश में तो पकड़ होना ही चाहिए। इंग्लिश पढ़ना ओके पड़ेगा सर। ना। एसएससी का जो एग्जाम है वो इंग्लिश पढ़े बगैर सॉल्व हो सकता है क्या? नो सर। नहीं होता ना, उसका भी मार्क्स है अपने पास। क्या हुआ सौरभ, हैंड रेज है तुम्हारा? हैंड रेज आ रहा है आपका सौरभ? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, तुम्हारे डिवाइस में आवाज नहीं है। एक काम करो, चैट में ना लिख देना, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है चैट में लिख देना, तो मैं देख लूंगा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, चैट बॉक्स में भेज देना तुम्हारा क्वेश्चन। सर मैथ्स में मतलब एक क्वेश्चन था सर, जैसे अभी सिलेबस सही से हुआ नहीं है सर, तब नंबर ज्यादा बैठ नहीं रहे, तो क्या कर हो नहीं पा रहा सर सही से। हम्म। देखो, सबसे पहले जीके तुम्हारा नंबर जो है, जीके में कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। जीके में कैसे नंबर बढ़ा सकते हो, सबसे पहले बात है ल्यूसेंट। पहले तो कहीं से भी एक कोर्स पूरा कंप्लीट कर लो और अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, ओ, बनाना जरूरी है। दूसरा, जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आता है प्री में। मेंस में कितना आने वाला है? 25 क्वेश्चन आने वाला है ना। तो जैसा 25 क्वेश्चन है, इसका बाइफर्केशन देखो कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको म्यूट कर रहा हूं आपको। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है? 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, बायो से कितना क्वेश्चन आता है? 3-4 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। ठीक है, बायो बायो से, हिस्ट्री से। तो इसका पहले बाइफर्केशन एक बार एनालाइज करके प्रीवियस ईयर का कैसे रहा है उसको एक बार देख लेना। एक मिनट, हाँ। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आता है उसका एक अच्छा पिक्चर ले लो। फिर एक टारगेट करो कि भाई तुमको टोटल मार्क्स लाना कितना है, उसका एक टारगेट बनाओ। अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस का एनालाइज करो। ठीक है, केवल जीके से नहीं होगा, केवल इंग्लिश से नहीं होगा, केवल मैथ से नहीं होगा, केवल रीजनिंग से नहीं होगा। चारों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। चारों सेक्शंस में तुमको ये पता होना चाहिए कि हर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं।
ठीक है, उसी तरह से हिस्ट्री में भी देखो, अगर हिस्ट्री देखो तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अब अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने लगे तो एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको कवर करने जाओगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आएगा एक आधा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो साइंस के ऊपर फोकस रखो रखो, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा समझने वाली बात रहती है और ये याद भी रहता है। लेकिन अगर आपका याद करने की क्षमता अच्छी है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस ज्यादा रखो। क्लियर? तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपका प्रिपरेशन चलेगा। ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, नोट्स बनाने की बात। इसके बाद तीसरा चीज जो है वो है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। ये रिवीजन कैसा होना चाहिए, देखो, एक रिवीजन होता है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे कैसा रिवीजन होता है, देखो, आज जो भी पढ़े वो आखिरी में रात के सोने के पहले 30 मिनट्स का रिवीजन जरूरी है। तो इसका रिवीजन करने से क्या होगा, इस रिवीजन से जो भी चीजें आपने याद की है वो आपको 70 to 80% उसका याद रहेगा। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें होती है, जैसे कि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन में एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम का ना कुछ इस तरीके से कुछ रहता है उसका डायग्राम यहाँ पर। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन जैसे ही आप कुछ नया चीज एक्टिविटी करते हैं तो वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ये न्यूरॉन्स जब कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा फ्रेजाइल रहता है, वीक रहता है। अगर आप उसी दिन उस चीज को दोबारा रिपीट कर लेते हो, उसी चीज को, तो वो स्ट्रांग बन जाता है और लगभग 70 to 80% चीज आपको याद होती है। लेकिन अगर आप उसी दिन उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे आपको केवल 10% ऑफ दी थिंग्स रिमेंबर रहती है। मतलब आपको दोबारा उसको 70-80% याद रखने के लिए नेक्स्ट डे आपको फिर से वही चीज पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चिड़िया, वो भी मरा हुआ। ठीक है, तो वैसी ही बात हो गई। तो इस वजह से सबसे पहली बात, रिवीजन जरूरी है। एक तो डेली बेसिस पे रिवीजन, और दूसरा वीकली बेसिस पे रिवीजन। वीकली बेसिस पे रिवीजन कैसा, जैसे सैटरडे संडे आया, सैटरडे संडे आप ये तय कर लो कि एक मॉक तो आपको कम से कम लगाना ही है। ठीक है, और आपको जो भी आपने पिछले हफ्ते पढ़ा और उसके पहले के हफ्ते में पढ़ा, उसमें आपने जो नोट्स बनाया है, इस नोट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना है और उसका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, और चौथा चीज देखिए, यहाँ पर अगर आप जो चीज पढ़ रहे हैं, अगर आप एक ग्रुप बना ले, ठीक है, ये ग्रुप टाइम पास ग्रुप नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पढ़ने वाला ग्रुप होना चाहिए। अगर आप ये ग्रुप बना ले और आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करें, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन मोड पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ये ग्रुप फॉर्म करके आपस में डिस्कशन करें कि मैंने ये पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, ये सारी चीजें अगर आपस में 1 घंटे का समय निकाल के सब लोग आपस में बता दें कि ये पढ़े थे, रिवीजन करके सारी चीजें समझा दें। क्योंकि देखिए, आप अगर रिवाइज करते हैं ना तो 70 to 80% चीज आपको याद रहती है, लेकिन अगर आप कुछ चीज पढ़ के किसी दूसरे व्यक्ति को समझा देते हैं, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपको 90% चीजें याद रहती है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप एक ग्रुप फॉर्म करके जो आप आज पढ़ रहे हैं वो सामने वाले को समझा दें। इससे सामने वाले को थोड़ा बहुत फायदा तो होता है, लेकिन आपको उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको लगभग 90% चीजें याद रहती है। ठीक है, तो ये अगर मैकेनिज्म अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका जीके जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई जीके की बात। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था, अपने आप को सर हेलो। इंग्लिश की, सर इंग्लिश में मैंने मतलब इतनी प्रैक्टिस सर बहुत कर रहा हूँ, मतलब डेली बेसिस पे तो सर मैं वोकेबलरी को रिवीजन करता हूँ, मतलब चार्ट लगा रखा है ना तो उस पर लिखता हूँ और उसे ही रिवीजन करता हूँ। और सर जो रूल्स रहते हैं उन्हें भी सही से रिवाइज करता रहता हूँ, तब भी सर मोक्स में मेरे 30 से ऊपर आ ही नहीं रहे, 50 में से। कौन से टॉपिक में, हेलो, कौन से टॉपिक में अभिषेक? ये सर, सर इंग्लिश में। और सर मैथ्स में भी मेरे से मतलब सर 25 क्वेश्चन होते हैं ना, तो सर 14 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हो पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सर 13-14 ये अटेम्प्ट हो पाते हैं। हम्म। ठीक है, देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उसको डाउट ग्रुप में डालो। 1 मिनट ना, कुछ लोग जो है वो
अपने फोन के नाम से एंटर कर रहे हैं तो उनको मैं एक बार बता देता हूँ। ओके। अनु, अभी ऑडिबल है आपको साउंड? यस सर, ऑडिबल है। ऑडिबल है ना? यस सर। है कि साउंड आ रहा है ना अभी? ओके ओके। अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, जब भी कुछ बोलना है तभी अपने आप को अनम्यूट करके बोलना, ठीक है? अदरवाइज म्यूट में रहेंगे। देखो, एक दिन में सारी चीजें नहीं होगी अभिषेक। मॉक्स जो है, मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है, रिवीजन, नोट्स, ये जो है ना एक प्रोसेस है। ये लगभग आपको इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा, ठीक है? कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंटली इस काम को करते रहेंगे तब जाके एक टाइम आएगा जब आपका इंप्रूवमेंट होना चालू होगा। तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी अपने मॉक्स को देते हुए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखो, अगर आपने सपोज करिए कि एक मॉक दिया, ठीक है, आपने सपोज करिए एक मॉक दिया, इस मॉक में सपोज करिए 100 क्वेश्चंस आते हैं। आपने यहाँ पर सपोज करिए कि आपने 60 क्वेश्चन सही किया, या जितने भी क्वेश्चंस आपने किया, अटेम्प्ट किया, 60 क्वेश्चंस आपके सही हुए, ठीक है? बाकी 40 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, या हो सकता है इस 60 क्वेश्चन में भी कुछ गलत रहे हो। तो जब आप सेकेंड मॉक देने जा रहे हैं, तो सेकेंड मॉक देने के पहले आपका यहाँ पर एक सेल्फ वर्कआउट होना चाहिए, ठीक है? आपका एक वर्कआउट होना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चंस गलत किए, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने किए, उसका एक एनालिसिस आपको करना होगा। बेस्ट देखिए, टेक्स्ट बुक का दीजिए। मैं तो वही रेकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने भी वही फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन में। टेक्स्ट बुक जो है बेहतरीन रहता है, उसमें खुद एनालिसिस वही आपको करके बता देता है कि आपका वीक सेक्शन क्या है, तो उस सेक्शंस में क्यों गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, ठीक है? और जब आप ये अगला मॉक लेने जा रहे हैं तो ये जो 40 क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने, ठीक है, उन मतलब कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस के आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए। ये ऐसा मत करिएगा कि आप टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिया है उससे आप अगर, रुको, इसमें फिर से कोई फोन के नाम से एंटर कर रहा है। फोन के नाम से किसी को एंट्री नहीं मिलेगा, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया है। चलो ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि ये 100 क्वेश्चन जो है, सारे के सारे 100% आप अटेम्प्ट करिए। क्यों आपका गलती हो रहा है? इंग्लिश में खास तौर से आपको एरर लॉग मेंटेन करना है, ठीक है? इंग्लिश में एकमात्र तरीका है कि आप एरर लॉग मेंटेन करिए। एरर लॉग करने का मतलब यह है कि आप एक 200 पेजेस का बुक ले लो। इस 200 पेजेस के बुक को 5-6 सेक्शंस में डिवाइड कर लो, जिस जिस सेक्शन में आपका गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर, पहला सेक्शन रहेगा ग्रामर, ठीक है? दूसरा सेक्शन रहेगा OWS, तीसरा सेक्शन रहेगा ईडियम्स, ठीक है? और ग्रामर में भी 2-3 सेक्शंस है। एक सेंटेंस करेक्शन वाला, एक आता है आपका करेक्शन वाला, ठीक है? और एक आता है आपका एरर फाउंडिंग वाला आता है, ठीक है? तो उसका आप 2 सेक्शन बना लीजिए। तो इसको लगभग 200 पेजेस का बुक है। तो ऐसे अगर 5 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है तो 40-40 पन्ने दे दीजिए उसको। और जब आप अगला मॉक देने जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, जितने भी एरर आपने अभी तक अपने जिंदगी में किया है उन सभी एरर को आप एक बार रिवाइज करके ही जाएंगे अगले मॉक को देने के लिए। तो इससे क्या होगा कि उस गलती को दोबारा रिपीट करने का चांसेस कम हो जाएगा। कौन सा रूल था, क्यों मैंने वो गलती किया? जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ये अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये सारी चीजें जो है उसमें कई बार गलती होती है अलग अलग तरीके से, क्योंकि आप कई बार ये नहीं पहचान पाते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है कि, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमन, ठीक है, along with his friends। तो इसमें आपका सब्जेक्ट जो हुआ वो सिंगुलर हुआ, along with his friends, तो वो तो उसके साथ आया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, अमन है। तो ये फ्रेंड्स देखकर, क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है, तो हमको लगता है कि प्लूरल है, बट ये प्लूरल होता नहीं है। ये अमन सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा। तो ये अगर इसके वजह से गलती हो रहा है तो उसको आप एरर लॉग में नोट करके रखेंगे। अगले टेस्ट देने के पहले अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट टेस्ट में आएंगे, ठीक है? तो इसको आप कंसिस्टेंटली आपको करते रहना पड़ेगा, तब जाके एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप ब्रेक ना लें बीच बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए बाहर चले गए, वैसा करने से क्या होता है कि दोबारा जब आप स्टार्ट करते हो तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर ब्रेक ले रहे हो तो 1-2 दिन का ब्रेक लो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर हो गया क्लियर डाउट। हम्म। हेलो। हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताओ। सर मेरा डाउट था सर कि मेरा 120 130 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है मार्क्स, 120 30 पे रुक जा रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि 120 130 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है अभी मार्क्स। 120 130 पे? ठीक है। हाँ, कल भी दिया है मॉक तो 120 120, मैंने 122.5 आया था कल, मैंने मॉक दिया था तो 122.5। और किसी किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसे टीचिंग का क्वेश्चन था उसमें टाइम ज्यादा लग गया, और डीआई का क्वेश्चन मैंने इसमें मैथ्स में 21 अटेम्प्ट किया था तो एक डीआई का क्वेश्चन गलत हो गया था। बाकी मैथ्स में तो सही था सब, तो, जिस सही था। तो अभी आप और इसका रीजनिंग दे रहे में हो ना, प्रीलिम्स का गलत हो गया। मॉक टेस्ट दे रहे हो ना? जी जी। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहे हो। देखो, सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजी जो होता है वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होता है। आपको यहाँ पर ये जी जी। चलना है कि टीयर वन में आपको कम से कम 160 प्लस तक तो टारगेट करना है। मतलब आपका जो अभी गैप बन रहा है वो 40 मार्क्स का गैप बन रहा है। जी। ठीक है। तो अभी आपका सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क्स आया? सब्जेक्ट वाइज टोटल ये मैथ्स में 40 था, हम्म। और रीजनिंग में था वही कितना? 35 या 36 के आसपास था, मैंने दो चार गलत हो गए हैं रीजनिंग में भी। हाँ। और इंग्लिश में भी 30 35 के आसपास था कितना था? और हाँ। 15 या कुछ इसमें था, मैंने एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है सर अभी। 15? हेलो। 15? या जीएस में, हाँ। या सर जीएस में 15 20 के आसपास, फिर मैंने 15 के आसपास माना सर। 13? ठीक है। या मतलब सर आपका जो है, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको वर्क करना है इंग्लिश में, और जीएस में आपको वर्क करना है। तो इंग्लिश। इंग्लिश में सर, इंग्लिश में मेरा इतना 30 प्लस था ना, 30 प्लस था। हेलो। इंग्लिश में मेरा 35 था सर, तो 35 या 32 इसके आसपास था। अच्छा। जीएस में यस 13 सर। नंबर आ रहे हैं? यस सर। ठीक है। देखो, मेरा जो एग्जाम था टीयर वन का, उसमें मेरा जीएस हमेशा बहुत ही वीक रहता था। लेकिन मेरा स्ट्रेंथ ये था कि मैं यहाँ इन तीन सेक्शन में मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता था कि मैं इसमें 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50 ले आऊं। और ये मेरा होता भी था। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी किसी सेक्शन में एक दो क्वेश्चन मेरा हो जाता था। कभी ये मैथ्स में तो 50 आता था, रेयर चांस में मेरा एक आध क्वेश्चन गलत होता था यहाँ। रीजनिंग में कभी कभी एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता था, तो 45 प्लस ही रहता था ये। इंग्लिश में भी मेरा 45 प्लस ही रहता था। एक दो क्वेश्चन कभी कभी OWS, ठीक है, इडियम्स कुछ उटपटांग पूछ लिया, तो वहां गलती होता था। बाकी सारे जो है, इन तीनों सेक्शंस में मेरा टारगेट रहता था कि 50 में 50 लाना। जीएस मेरा वीक था, और मैं यहाँ पर हमेशा 24 तक के ही अटेम्प्ट, मतलब 24 मार्क्स का ही मैं सोचता था कि जीएस में अगर 24 मार्क्स आ जाए तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि बाकी तीन सेक्शन में मेरे को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं निकाल लूंगा। ठीक है, और वो होता भी था। तो अपना स्ट्रेंथ एक बार एनालाइज करो, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है, ये जो गैप बन रहा है, ठीक है, 35 से 50 के बीच में, ये 15 मार्क्स का गैप यहाँ बन रहा है आपका। 10 मार्क्स का गैप यहाँ बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 14 मार्क्स का गैप बन रहा है। रीजन, ये तीनों टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा स्कोरिंग है, क्योंकि जीएस का हम लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते, और इसके लिए बहुत ही वास्ट नॉलेज भी चाहिए। अगर आप यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो, तब आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आपको कम से कम, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो और जीएस उस लेवल का पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप 40 तक स्कोर करना होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल एसएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन तीन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखिए। हालांकि अभी टीयर टू आ गया है, तो हम जीएस को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैं पहले ऐसा होता था, लेकिन अब जीएस को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, टीयर थ्री में जो होता था ना रिटर्न एग्जाम, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में कहीं ना कहीं आपको जीएस का रिक्वायरमेंट होता था। क्योंकि कभी कभी टॉपिक्स आ जाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत के ऊपर आ चुका है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आ चुका है, तो वहां पर करंट अफेयर्स या जीएस के ऊपर जो भी चीजें, इंडिया का रैंक क्या है, ये सारी चीजें जो होती थी, थोड़ा थोड़ा उसमें एग्जाम्पल देने से ऐसे में मार्क्स मिलता था। तो अब टीयर थ्री हटा दिया है, तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ज्यादा है इस बार। तो जीएस को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टीयर जो सेकंड टायर है आपका, वही आपका डिसाइड करेगा मार्क्स इस बार।
और जीएस में भी इस बार अच्छे से पढ़ना ही होगा सभी को, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि अगर आप मॉक दे रहे हो, अगर आप 120 तक फंस जा रहे हो, ठीक है, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप टाइम ज्यादा लगा ले रहे हो, या फिर मैथ्स में कोई ऐसा। सबसे पहली बात तो आपका कोई भी मॉक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60 मिनट्स पूरा चला गया, ठीक है, 60 मिनट्स पूरे चले गए और आपने जो अटेम्प्ट की, मतलब आपने कुछ 10-15 क्वेश्चंस आपने देखा ही नहीं, 10-15 क्वेश्चंस आपने वॉच नहीं किए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एकदम एक क्राइम है, एक एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। और आपको एक सही जजमेंट होना चाहिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा है तो उसको मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, ये एक जजमेंट होता है, ठीक है। विथ टाइम आएगा वो, और वो धीरे धीरे ही आएगा, और वो समझो कि जजमेंट करो कि आपको ऐसा समझना होगा कि इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर वो ऐसा लग रहा है आपको क्वेश्चन कि इसमें टाइम लगने वाला है, जैसे रीजनिंग में एक टॉपिक होता है नंबर एनोलॉजी वाला, ठीक है, नंबर एनालॉजी और सीरीज वाला जो टॉपिक होता है, ये मैं बोलता हूँ कि ये किस्मत वाला क्वेश्चन है, क्योंकि किसी किसी से बनता है, किसी किसी से नहीं बनता है, तो उसमें आपको 10-15 सेकंड से ज्यादा देना ही नहीं है, ठीक है। 10-15 सेकंड से ज्यादा आपको रीजनिंग में उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस में देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा टाइम दोगे वहां पर, हो सकता है नहीं बने और बाकी क्वेश्चंस का आपका टाइम चला जाएगा। जीएस में आप टाइम मैनेजमेंट देखो तो यहाँ पर आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। इसी तरह से आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको 10 से 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर सपोज कर लेते हैं 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में आपको इंग्लिश देना है। अब 40 मिनट जो बचता है आपका, 40 मिनट्स आपका बचता है मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए। अब किसी किसी शिफ्ट में देखा जाता है कि मैथ्स डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है, मैथ्स मैथ्स का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा गिरा देता है उसमें। किसी किसी में देखा जाता है मैथ्स आसान रहता है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा उठा देता है, ऐसा भी होता है किसी किसी पेपर में। और किसी किसी शिफ्ट में दोनों ही डिफिकल्ट आता है, और दोनों जब डिफिकल्ट आता है तो उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में काफी फायदा होता है, ठीक है। बट इस बार क्वालिफाइंग नेचर का ही है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में भी अगर मार्क्स बढ़ गया तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा आपके सिलेक्शन में, बिकॉज टीयर 2 एक ही दिन में होना है, ठीक है। खैर अभी वापस आते हैं इस बात में कि मैथ्स में जैसे आपका जो गैप बन रहा है वो कंसिस्टेंटली किस टॉपिक पे बन रहा है, इंग्लिश में जो गैप बन रहा है वो कंसिस्टेंटली किस टॉपिक पे बन रहा है, रीजनिंग में जो गैप बन रहा है वो किस टॉपिक से बन रहा है, कौन से ऐसे रीजन्स है वो आप आइडेंटिफाई करो क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसको आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश इंग्लिश में जो है सर, इंग्लिश में जो है एरर्स का क्वेश्चन में गलत हो जा रहा है, तो ग्रामर अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओडब्ल्यूएस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, वोकैब वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। करो। और ज्योमेट्री अभी मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ, मैंने अभी ट्रायंगल चल रहा है, हम्म तो उसमें थोड़ा बहुत कहता है कि ज्योमेट्री का एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है। और हम्म रीजनिंग में है जो सर, वो सीरीज का क्वेश्चन है, ट्रिपलेट सीरीज वगैरह दे देता है ना वो, हाँ एनालॉजी वगैरह का क्वेश्चन की कोई, हाँ। तो मैंने जल्दी से क्लिक नहीं करता है वो, एकदम जल्दी एक बार क्लिक नहीं कर पाता है, तो उसमें से टाइम टेकिंग लग जाता है, तो उसके बाद आगे जीएस में भी थोड़ा ये हो जाता है, प्रेशर में जीएस में भी गलत कर लेते हैं, कभी कभी जीएस में 20-22 भी आ जाता है, हम्म ठीक है। 22 भी कभी कभी जीएस में आ जाता है, 20 प्लस भी आ सकता है, 15 में एवरेज सर 15 रहता है जीएस। हम्म सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बैरियर को हटा दो, ठीक है। जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, बार बार वो नंबर देख देख कर ना अपने माइंड में एक ये बन जाता है, इमेज बन जाता है कि 120 ही रहेगा, ठीक है। तो उस बैरियर को हटा दो अपने दिमाग से कि 120 आना है, उसको तो दिमाग से निकाल के ये सोच लो कि 160, या मैं तो हमेशा 200 में 200 का ही सोचता था, हालांकि रियलिस्टिक नहीं होता है, लेकिन मेंस में जब टीयर 2 आता था तो वहां मैं 200 में 200 का ही सोचता था, बिकॉज वो पॉसिबल भी होता था और वो हुआ भी था, ठीक है। तो इस चीज का अभी जैसे टीयर 1 है तो कम से कम मिनिमम, ठीक है, 160 प्लस का टारगेट तो आप लोग को करना ही है इसमें। तो जो गैप अभी जैसे आपने जो टॉपिक्स बताए उस टॉपिक्स को अच्छे से करो। और कई बार ऐसा होता है कि उस टॉपिक को अच्छे से करते वक्त हम बाकी चीजों का रिवीजन छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है। उस टॉपिक के ऊपर फोकस रखते हुए बाकी टॉपिक्स को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। पॉसिबल होगा धीरे धीरे करके, अगर जो भी क्वेश्चंस टॉपिक्स आपका नहीं हो रहा है, ज्योमेट्री जैसे आपने बताया, एरर आपने बताया एरर, तो ग्रामर का अच्छा सा नोट्स बना लो। एरर फाइंडिंग मतलब ग्रामर का आपका नोट्स बढ़िया होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था वो राकेश यादव सर के जो बुक का स्टार्टिंग का 150 पेजेस है ना, उसमें अच्छे से नोट्स दिया हुआ है, तो आपने जहां से भी नोट्स बनाया है
लेकिन अगर उसके स्टार्टिंग के पन्ने को एक बार देख लोगे ना, तो सारे जितने भी रूल्स है वो सब रूल्स उसमें एक साथ एक जगह पे मिल जाता है। मैं हमेशा उसको फॉलो करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाउट जो भी है आप लोग का, हैंड रेस कर लेंगे तो मैं बता दूंगा कि अगला किसका डाउट है। एनी अदर डाउट? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ विक्रांत बोलो। सर न्यूज़पेपर के लिए पूछना है सर। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं, मतलब करंट अफेयर सिर्फ वैसे देख लेना चाहिए? स्टडी आईक्यू सुना होगा ना? यस सर, सुना है। हाँ, स्टडी आईक्यू का यूट्यूब फॉलो कर लो, और किसी का भी अगर आप वगैरह देख लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। टेक्स्ट बुक का भी कैप्सूल आता है, मंथली कैप्सूल आता है। ठीक है, और स्टडी आईक्यू का शायद वीडियोस आता है यूट्यूब में, उसको आप देख लेना। न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि देखो उसमें ये स्टडी आईक्यू वाला भी रहता है ना, उन लोग सारे के सारे जितने भी आपके अलग अलग न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, चाहे बैंकिंग के लिए एसएससी के लिए, सबका एक साथ वो लोग दे देते हैं। मिनिमम 6 मंथ्स का तो आपको लेकर चलना होगा। करंट अफेयर्स आप लेकर चलो, लगभग 5 क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर्स का रहता है इसमें मिनिमम। ठीक है, और टेक्स्ट बुक से या बहुत सारे अलग अलग ग्रेड अप का भी आता है कैप्सूल। ठीक है, वो मंथली कैप्सूल कुछ रहता है, उसको एक बार पढ़ लेना कोई भी। तो उससे क्या होता है कि रिवीजन होता है। एक बार स्टडी आईक्यू में वीडियो देख लिया, टेक्स्ट बुक से जाके उसका कैप्सूल पढ़ लिया, या ग्रेड अप से उसका कैप्सूल पढ़ लिया, तो उससे क्या होता है कि रिवीजन होता रहता है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है, में रिवीजन बार बार करना होगा तभी जाके वो चीज याद होती है। जीएस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और बताओ क्या क्वेश्चन है? सर करंट अफेयर को टाइम कितना देना चाहिए? देखो, करंट अफेयर्स मॉर्निंग में आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स तक का टाइम दे दो। जो भी वीडियोस अगर आप देख रहे हो, 30 मिनट्स का टाइम मॉर्निंग में दे दो, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है चीजों को याद करने का। ठीक है, तो डेली बेसिस पे 30 मिनट्स तक, उससे ज्यादा मत देना। और कोई टॉपिक बेस्ड डाउट है कि प्रिपरेशन बेस्ड ही है सारे? सर जो मेंस के लिए है, तो मेंस के लिए भी तो जीएस का तो सेम ही स्ट्रेटजी रहेगा ना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पीवाईक्यू जो है ना, जो घटना चक्र का, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा हूँ पीवाईक्यू के लिए, तो वो सेम। हेलो आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, टाइप बोल रहे हो जीएस? सर, जीएस के लिए, मेंस के सर लिए आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, बीच बीच में डिस्टॉर्ट हो रही है। सौरभ, मैं बोल रहा हूँ टाइप कर दो एवरीवन, टाइप टाइप करके लिख लो वहां पे। सौरभ का आवाज ब्रेक हो रहा है, तो एक काम करो, उसमें ना टाइप, चैट बॉक्स में टाइप करो तो क्वेश्चन मेरे को समझ में आए। ओके, तो पहले मेंस के लिए जीएस का सेम स्ट्रेटजी रखें क्या? एक एक करके लेता हूं मैं पहले। हाँ, जीएस के लिए सेम स्ट्रेटजी रहेगा सौरभ, उसमें कुछ अलग नहीं है। बिकॉज अभी ये है कि बस मेंस में भी अब जीएस को सीरियसली लेना पड़ेगा अपने को। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें माइक थोड़ा अनम्यूट रखना ना, किसी का तो साउंड डिस्टर्ब हो रहा था, शायद सौरभ का ही है। म्यूट रखना। तो कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये मेरे ख्याल से मैथ्स के हिसाब से अगर आपका डाउट है क्वेश्चंस में, करंट मैथ्स के लिए ही होगा मेरे ख्याल से, तो इसमें आप प्रीवियस ईयर के, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर एसएससी जितने भी पेपर कंडक्ट कराता है, एमटीएस, एमटीएस तो सबसे इजीएस्ट एग्जाम होता है। सीएचएसएल, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सीजीएल, ये भी किसी किसी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, किसी में आसान रहता है। सीपीओ भी किसी में डिफिकल्ट, किसी में आसान रहता है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस 5 इयर्स के तो सारे क्वेश्चंस, चाहे वो सीजीएल का प्री हो चाहे मेंस हो, मेंस के भी अच्छे से लगा लेना।
इसको तो सबसे पहले अच्छे से लगाओ। तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज का जो है एक पकड़ मिलने लगेगा कि किस तरीके का लैंग्वेज यूज होता है क्वेश्चन में। क्योंकि कॉन्सेप्ट अक्सर हमें पता होता है, और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो नहीं होता है। तो इसके बीच का गैप कैसे ब्रिज होगा, प्रैक्टिस से ब्रिज होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है, और मॉक टेस्ट को लगाओ, और मॉक से भी आपका काफी चीजें हेल्प होंगी। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका प्रैक्टिस? तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस, मिनिमम 5 इयर्स का आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। हाँ, घटना चक्र भी मैंने सुना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो वो भी रिकमेंडेड है, आप उसको कर सकते हैं। बाकी ल्यूसेंट को अच्छे से करना। सी, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50। एक मिनट, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, आई एम डूइंग नंबर सिस्टम बट इट्स टेकिंग टाइम। ओके, 2 मिनट्स बचा है अभी, मीटिंग में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ये दो क्वेश्चंस में लूंगा। कंसिस्टेंसी देखो एक ऐसा चीज है, जैसे आप उसको एक बर्डन लेकर मत चलो। जैसे सुबह उठ के हम लोग ब्रश करते हैं ना, ब्रशिंग ऑफ योर टीथ करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? इसमें कंसिस्टेंसी तो हम लोग नहीं सोचते, बिकॉज वो एक हैबिट बन गया है। आपको पता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपको आपके टीथ में डीके देखने को मिलेगा, राइट? अगर आप इसको नहीं करोगे तो वैसे ही आपको एक हैबिट बना देना है कि पढ़ना है, तो उसी तरीके से आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक? देखो सीक्रेट क्या है, ओनली थिंग इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क है, काफी मेहनत मैंने की थी, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली मैं टीचर भी था, तो मेरे पास टाइम काफी कम रहता था खुद का प्रिपरेशन करने के लिए। तो बच्चे लोग जब डाउट्स पूछते थे तो उसमें मेरा मैथ्स का तो प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाता था। मैथ्स वैसे भी मेरा पहले से ही स्ट्रांग था। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त टीचर्स जो थे वो भी ज्योमेट्री वगैरह के कुछ क्वेश्चंस टीचर्स से आगे मैं कर लेता था, ठीक है। तो ये मैथ्स में मेरा बैकग्राउंड अच्छा था क्योंकि मैंने एनआईटी से किया था। बाकी जो है रीजनिंग और इंग्लिश का मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, तभी जाके ये हुआ है, ठीक है। तो हार्ड वर्क इज द की। ओके, सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और मैं देखता हूँ अगर हो सके तो मैं इसका यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करके। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सो थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सर।